गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सुप्रीमो से हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे कुछ तीखे सवाल पूछेंगे। हम देखते हैं उनके पास इस चीज़ का क्या जवाब है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि ये हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी चार मीनार से इलेक्शन कंटेस्ट करने का इन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। अभी नॉमिनेशन फॉर्म दर्ज नहीं किया है, कमों पेश एक दो रोज़ में ये कर लेंगी। उसके बाद हम फिर आपके सामने आएंगे। बर वक्त हम इनसे कुछ तीखे सवाल पूछेंगे जो हम आपसे पहले ही माफ़ी चाहते हैं कि अगर आपको, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर आप आएंगी तो इस तरह के सवाल जो है हम पूछेंगे, क्योंकि हम अपना एक बहुत कीमती वोट आपको देने जा रहे हैं। या हम सोच सकते हैं एक सेकेंड ऑप्शन, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक सेकेंड ऑप्शन है, एक अल्टरनेटिव है जो 3 पुश्तों से चलने वाली एक पार्टी है जिसके खिलाफ आप खड़ी होने जा रही हैं। और अगर हम देखें तो ये एक तिकोना बन रहा है, क्योंकि सामने आपको पता है कि बीजेपी के कैंडिडेट जो कि अपने आप को एक बहुत मजबूत कैंडिडेट बना के सामने आई हैं। तो आप देखेंगे नाजरीन, ये शायद पहली बार होगा हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर हैदराबाद, तेलंगाना जैसे स्टेट में, जहाँ पर आज तक बीजेपी का इतना पैर जमा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बोलबाला है। तो 7 कॉन्स्टिट्यूंसी या 8 कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुस्लिम एमएलए ही हैं और वो जो है अपने एक तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की और कोई नुमाइंदगी नहीं है सिवाय MIM के। तो अब हम देखेंगे कि ये 2 मुसलमान हैं और एक बीजेपी है। और क्योंकि आज की हिंदुस्तान की सियासत पूरी की पूरी एक कम्युनल किस्म की हो गई है, उसमें ये एक सेक्युलरिज्म बोल के सामने आई हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे, देखें ये इसका क्या जवाब देती हैं, ताकि हम अपना कीमती वोट डिसाइड करें कि हम किसको दें। क्योंकि एक शैम्पू की बोतल लेने में भी हम बहुत ज़्यादा सर्वे करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या रेट दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कीमती वोट जो आगे के 5 साल जो हुकूमत चलेगी, तो उसमें हम किस तरह अपना वोट कास्ट करें। और इनसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, आगे फैसला आपके हाथ है। नाज़रीन, डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा, खैर मकदम है आपका, और हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। कई दिनों से कोशिश हो रही थी कि आपसे मुलाकात हो, लेकिन आपके पास क्योंकि मसरूफियत रहती है, आज संडे है, आज आपने हमारे लिए थोड़ा टाइम निकाला है, जज़ाकल्लाह। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहला सवाल, जो पिछली हुकूमत चली गई जी, हमने ये सुना है कि KCR साहब की, हालांकि उन्होंने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, तेलंगाना जानता है पूरा, फिर उनकी हुकूमत जाने की वजह कहीं ना कहीं आपको माना जाता है, आपको कहा जाता है। तो आप बताइए कि क्या ये बात सच है? सच्चे और झूठ की बात नहीं है। हुकूमत जाना जो है, आना, वो एक नॉर्मल सी बात है। मगर KCR साहब का भी क्या है कि वो कॉन्फिडेंस हो गया था कि मुझे यहाँ से अब कोई भी हटा नहीं सकते, मैं ही तेलंगाना का बड़ा हूँ और तेलंगाना और आंध्रा के डिबेट करने में मेरा जीत रही। और उस वजह से उन्होंने जो कांग्रेस गवर्नमेंट को जो वादा किया था वो तक भी तोड़कर जो है बिपर गए थे। मगर उसके बाद उनका जो एक वोर कॉन्फिडेंस था कि तेलंगाना में मैं ही रहूँगा, तेलंगाना में मैं ही रहूँगा। तो लोग कहते हैं कि आपने 49 सीट कंटेस्ट करे और उनके 35 सीट जो चले गए, वहाँ पर आपके लोगों ने जो है वोट लेकर जो है हरा दिए। इस तरह के बातें लोग तो करते हैं, मगर हमने किसी को हराने और जीतने की नीयत से नहीं किया था। और लोग काफ़ी ये सवाल भी कर रहे थे कि जब उनकी हुकूमत थी तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया गया। तो जाहिर से बात है कि सब लोग देख रहे थे कि अक्टूबर 10 को मैं सोमाजीगुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस करती हूँ कि मैं 2018 का इलेक्शन कंटेस्ट करने वाली हूँ, 119 सीट्स पे इलेक्शन करने वाली हूँ। तो 14 को मैं अरेस्ट हो जाती हूँ। तो इसमें KCR साहब का भी हाथ था और MIM के असदुद्दीन साहब का भी हाथ था। दोनों मिलकर मीटिंग करके मुझे अरेस्ट कर दिए थे। मगर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जीत कर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इस बार के इलेक्शन में जो है मैं सामने हूँ। और ख़ासकर से मैं हैदराबाद इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रही हूँ और काफ़ी मुकामात पे इंडिया के अलग अलग जगह पर हमारे कैंडिडेट जो है खड़े हो रहे हैं। और ये हमारी शुरुआत है। मुझे नहीं मालूम कि हम कब जीतेंगे, कितना जीतेंगे, मगर अगर पब्लिक मौका देगी तो ज़रूर हम उनके अच्छे खिदमत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
शेख साहिबा, ये बताइए कि हमारे नाजरीन क्या फिर ये समझे, क्योंकि आपके बहुत सारे हमने वीडियोस जो है वो फॉलो किए हैं, और ख़ुसूसन ये जब आप इलेक्शन का डिक्लेयर की हैं तो हमारी और हमारे नाजरीन की बहुत पैनी नज़र आपके ऊपर है। तो ये बताइए कि क्या हम ये समझे, हमारे नाजरीन ये समझे कि आप अपने कोई पर्सनल वजूहात की वजह से इस इलेक्शन में उतरना चाह रही हैं, तो इससे आवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा? आवाम के लिए आप क्या लाई हैं इसमें, क्या आप उसके लिए क्यों उतरना चाहती हैं? जैसे आपने कहा जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, तो इसमें पूरे ह्यूमैनिटी के लिए आप क्यों उतरना चाह रही हैं? क्या है आपका कॉन्सेप्ट? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान को जब पर्सनल तकलीफ पहुंचती है वो अपने जस्टिस को लेने की कोशिश करता है, तो उसमें मैं भी एक हूँ, एक मजलूम हूँ मैं, जो हैदराबाद से सताई गई हूँ, और ख़ास कर से MIM के MP असदुद्दीन ओवैसी साहब से सताई गई हूँ। मैं नहीं सताई गई हूँ, मेरे साथ खड़े होने वाले लाखों मुसलमान सताए गए हैं। मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लाखों मुसलमानों के आंखों में आंसू आए हुए हैं। कोर्ट्स के सामने, जेल के सामने, हर जगह पर हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो इसमें MIM का हाथ था, ये हर इंसान को मालूम है। जो इसमें जितने भी FIR हुए वो MIM के लोगों ने किया था, और जितने भी यूट्यूब में बैठकर गलत बातों से बदनाम किए वो MIM के लीडर थे। तो कहीं ना कहीं मैं एक जगह पर जो है अपनी इंसाफ के लिए भी लड़ रही हूँ। जब मुझे पता भी चला कि मेरे साथ जब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी होती है तो लोगों के साथ कैसी नाइंसाफ़ी होती होगी, तो मैं सबके लिए, इंसाफ के लिए पहले से लड़ने वाली। इस बात को सोचकर मैंने इंसाफ के लिए लड़ी हूँ। मैं आज ही इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि जब ये मेरे ऊपर जुल्म करे, मेरे ऊपर झूठा FIR करे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए तरह तरह के, और पार्लियामेंट में खड़ के गलत बातें बोलने लगे, तो मैंने इनके ऊपर 100 करोड़ का मानहानि केस जो है डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में मैंने डाला, और वहाँ पर पिटीशन अलाउ हुआ। तो फिर जो है मैं वो केस जीत भी गई, और 100 करोड़ का केस भी जीत गई, और कि कोर्ट भी मान गई कि बेशक जो है इसकी बर्बादी में, इन लोगों के सताने में, इन लोगों को मुश्किल पहुंचाने में ज़रूर MIM का हाथ है और MIM के नेताओं का हाथ है। तो लाजिम से बात है कि मैं मेरी इंसाफ भी लेने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ जितने लोगों को नाइंसाफ़ी हुई है मैं उनको इंसाफ भी दिलाने की कोशिश करूंगी, और मैं हक के लिए फाइट करने वाली हूं कि मैं ज़रूर इस पर फाइट करने की कोशिश करूंगी। आपका सवाल मुनासिब था। तो हम ये समझे कि आप जो है नाजरीन के थोड़े वजाहत के लिए कि आप ये कहना चाह रही हैं कि जो आपके जैसे पावरफुल लेडी के साथ अगर एक इस तरह से नाइंसाफ़ी हो सकती है, जिसमें पूरे एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो एक आम आदमी के साथ कितनी तकलीफ होती होगी, ये आपका नज़रिया है या फिर कुछ और इसके पीछे आपका कोई एजेंडा? नहीं, मेरा नज़रिया ये भी है कि जो एक औरत जिन पर ना कभी बुरा बोलती थी, ना कभी गलत बोलती थी, ना कभी मुलाकात की थी, ना कभी कोई इलेक्शन कंटेस्ट की थी, ना कभी वोट मांगने गई थी, ना उनकी सल्तनत में कभी कदम डाली थी, कुछ भी नहीं। कुछ भी ना होने के बावजूद भी इतना बड़ा जुल्म मेरे साथ किया गया। हर एजेंसी को मेरे घर को भेजा गया, टैक्स एजेंसी को, ED को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, इंटेलिजेंट को, हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल होता गया, नेशनल से इंटरनेशनल तक एजेंसीज को मेरे हाथ में भेजा गया। कहीं भी देखो तो MIM के असदुद्दीन ओवैसी साहब का FIR की कॉपी उनके हाथ में होती थी, एक लेटर उनके हाथ में होता था कि आपको कोई औरत नजर नहीं आई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपको कोई और पॉलिटिशियन नजर नहीं आए, और सिर्फ एक मुसलमान औरत, जो आपके जब मुसलमानों को भलाई पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों की भलाई करना चाहते हैं, तो एक मुसलमान औरत आपको नजर में आई। वो औरत जो हजारों के मस्जिदें बनाने में कामयाब करने वाली, जो हजारों के मदारिस को साथ देने वाली, जो हजारों के लड़कियों को स्टूडेंट बनाकर पढ़ाई करने वाली, उस औरत के ऊपर हमला करके क्यों आप डर गए थे कि एक मुस्लिम फेस आ रहा है, ये अच्छे काम करने के लिए आ रहा है और बगैर पॉलिटिक्स के जो है सबको फायदा पहुंचा रहा है, तो इसको मैं तबाह कर दूं। और आपने ये सोचा तो जाहिर से बात है कि कोई भी सोचेगी। जो जुल्म मेरे साथ हुआ है वो आज तक भी जो बैठी हूँ, ये अल्लाह की बहुत बड़ी ताकत मेरे साथ है, नहीं तो दूसरी औरत होती तो यह जुल्म को कभी भी सामने नहीं बैठती। आपको और भी बताऊं, मेरे कई प्रॉपर्टियों पर MIM के लीडरों ने कब्जा करवाया है, बंगलों के ऊपर कब्जा करवाया है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑफिशियल जो ख्वाजा मुहिद्दीन करके जुबली हिल के घर के ऊपर वो जाता है, वो घर देखता है, घर बहुत अच्छा लग रहा है तो उस पर कब्जा करके बैठता है, झूठा आर्बिट्रेटर लाता है, मैं अंदर होती हूँ, ED के अटैचमेंट में होने के बाद रजिस्टर करता है। ये सब किसका सपोर्ट है?
ये सब किसका सपोर्ट है, किसका सपोर्ट लेके काम कर रहे हैं। और वैसे ही आप टोली चौकी की लैंड देखिए, लैंड ग्रापर कहते हैं इनको, तो लैंड ग्रापर क्यों ना कहें। टोली चौकी की जो लैंड थी मेरी, उसके ऊपर लोगों को कब्जा करा दिया, उससे पैसे ले लिया और पैसे वसूल करते जा रहे हैं और पैसे वसूल करते जाते। अब जाकर मैं सुप्रीम कोर्ट पे उसको जीतने के लिए 6 मंथ लग गया कि ये मेरी लैंड है करके प्रूफ कराने के लिए, जो कि 400 करोड़ देकर लैंड को खरीदा गया था, और वो लैंड को मेरी लैंड करके प्रूफ करा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 6 मंथ लग गए। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे जुल्म होते हैं। मेरे पास ऐसे 100 से 200 औरतें, बेटा मेरा 200 स्क्वायर फीट का घर जो है कोई बेच दिया, 200 स्क्वायर यार्ड का घर जो है कोई बेच दिया, 10 लोगों को बेच दिए, 5 लोगों को। ये खास कर से हैदराबाद के एरिया में चलता है। जो टपोरी टाइप के लोग होते हैं, ऐसे काम करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाऊं, और ये जो मेरे साथ जुल्म हुए हैं, ऐसे जुल्म कई लोगों के साथ होते हैं, कई बिल्डर के साथ होते हैं। मेरे पास एक भाई आए थे, बैठे थे और एक बोर्ड लगाए थे उनकी लैंड को सेल करने का, और वो बोर्ड लगाने के बाद जो है वो कहते हैं कि उनको जो है MIM के लीडर से फ़ोन गया कि ये लैंड जो है तुम सेल करना चाहोगे। वो बोले नहीं नहीं, इतने प्राइस की मेरी लैंड है, तो सेल करना है इतने प्राइस में सेल कर दे, अगर सेल ना करे तो ब्लैक बोर्ड लग जाएगा तेरी लैंड में 3 दिन में। तो बोलते हैं 10 साल से फेस कर रहा हूँ कोर्ट में। यानी आपका ये एलिगेशन है, मैं हम अपने नाजरीन को बता दें कि आपने उनके ऊपर कितने एलिगेशन लगाए हैं इस वक्त। जी, पावर का मिसयूज, जी, लैंड ग्रैबिंग, जी, राउडीज्म। मैंने एलिगेशन नहीं लगाया है। आप लोग क्या अगर पहचानेंगे, लोगों को देखेंगे तो रियल है सब मेरे पास प्रूफ के साथ, फोटोज के साथ। जो हीरा ज्वेलर्स जो है 2008 में हमारा जो है अफिया प्लाजा में जो शुरू हुआ था, वहां पर 2011 में एक बंदा आता है, MIM का लीडर, बोलता है दोनों भाइयों के फोटो का बैनर बड़ा लगा देता है और 4 दिन में कब्जा कर लेके वहां हमारे स्टाफ को जाने नहीं देता है। आज भी प्रॉपर्टी हमारे नाम से है, आज भी EC में हमारे नाम से है, सब कुछ हमारे नाम से है, हम वहां नहीं जा सकते। ये जुल्म नहीं है? वेरी ट्रू। अब ये तो आप सब ने देखा नहीं है, काफी लोगों ने देखा नहीं है। चलें, ठीक है। अब हम आगे अपने अगले सवाल की तरफ पहुंचते हैं, और बस हम मुख्तसर में अब 2 सवाल और करेंगे आपसे। एक ये कि आपको ये क्यों लगता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी जिसके जहन में हमेशा से ये है, उनकी समझ है कि औरत और सियासत ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वो कम्युनिटी और बाकी दूसरे हमारे हमवतन भाई जितने भी हैं, वो कम्युनिटी सिर्फ एक जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी यानी इंसाफ की आवाज़ उठाने पे आपको एक सेकंड ऑप्शन क्यों समझेगी, क्यों आपको वोट कास्ट करेगी? इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी मुझे समझेगी, और कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि औरत सियासत नहीं कर सकती, औरत सियासत में नहीं आ सकती, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ताला दोनों को कुरान मजीद में बराबर का जो है पार्ट बनाया है, बराबर घर चलाने में, सियासत चलाने में, दुनिया चलाने में, सबको बराबर का पार्ट दिया है। और ख़ासकर से MIM के लोगों ने इस फेस को बता दिया है कि देखिए MIM की जितने ख़ानदान भी लड़ाई किए हैं, MLA बने ही, MP बने, कभी उनके घर के किसी भी औरत को ना एक कॉरपोरेटर होने के लिए का हक दिया, ना स्टेज पे आके बात करने का हक दिया, ना बताने का हक दिया। तो ये लोगों को बताते हैं कि औरत जो है कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए पार्लियामेंट में रिजर्वेशन बिल को भी जो है इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, ये पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि औरतों को ये ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये इनकी सोच है। मगर कई उलमा ने मुझे फ़ोन करके हिम्मत अफजाई दिए और बोले बेटी अगर तुम खड़ी होती हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं, इन जुल्मों को ज़रूर हटाओ, इन लैंड ग्रापरों को तुम ज़रूर हटाओ और इनके ऊपर फाइट करो और उनको इंसाफ के लिए आ जाओ, जो रियलिटी है उसको बाहर लेके आओ। बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट है। चलिए, तब आप जो है ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, उस पर आपका एजेंडा जो है, ख़ास तौर से आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है और हमारे फ्यूचर जनरेशन की ग्रूमिंग के लिए कोई काम वो नहीं कर रहे हैं, उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि दूसरी तरफ से ये बात है कि उनके काफ़ी सारे स्कूल्स है, ये है। हालांकि ये भी बात सही है कि सिर्फ अपने स्कूल्स बना लेने से किसी भी कम्युनिटी या किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट नहीं होता है। जी, स्कूल्स बना लिए, हॉस्पिटल्स बनाइए, उनके फीसेस भी तो चेक करिए, कौन सी बच्ची को फ्री में पढ़ाई मिल रही है, कौन सी बच्ची को सीट फ्री में मिलती है, कौन सी हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट होता है, कहाँ है वो पूछ लीजिए। वो कमर्शियल है, बिजनेस बना ले रहे हैं वो। जितने मुसलमान उनको चाहते हैं, जितने लोग वहाँ के चाहते हैं, उनका एक बड़ा बिजनेस बनाकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस बार का कंटेस्ट बहुत बड़ा कंटेस्ट रहेगा और
बहुत बड़ी फाइट रहेगी। और मेरा ये स्लोगन रहेगा कि अब की बार MIM की हार होगी ज़रूर और मुसलमानों की भी जीत होगी। वहाँ पर लोग जीतेंगे ज़रूर और इंसाफ भी ज़रूर से ज़रूर जीतेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म की सियासत को बहुत दिन तक नहीं चलाएंगे। जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ है 10-12 साल से, वो जुल्म काफ़ी है उनके हारने के लिए और किसी का नहीं। तो वहाँ के लाखों के लोगों पर क्या जुल्म होता रहेगा और कहाँ तवज्जो दे रहे हैं बच्चों के स्कूल के ऊपर, कहाँ तवज्जो हो रही है एजुकेशन के ऊपर, कहाँ तवज्जो हो रही है रोडों पर, रास्तों के ऊपर, कहाँ तवज्जो हो रही है बीमारों पर, किसी पर कोई तवज्जो नहीं। आप देख रहे थे ना कि साहब जो है जा रहे थे, एक औरत आके बोल रही है कि साहब तुमने पिछले बार इलेक्शन में बोले थे यहाँ पर पानी का पाइप लगाएंगे, फिर भी इलेक्शन आ गया पानी का, तो हाँ हम अगले इलेक्शन में देखेंगे बोलकर भाग रहे थे। तो इस तरह के लोग होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को जो है सियासत में आने का फायदा पहुंचाया। तो मेरी ये कोशिश है, मेरी ये सच्ची आवाज़ है, ये आवाज़ आती ही रहेगी इंशाअल्लाह। लोग कुछ भी कहें, लोग समझे अब नहीं तो कुछ दिनों के बाद समझे, ज़रूर ये सच्ची आवाज़ चलती रहेगी। मैडम, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की राजनीति बहुत कुछ जो है सिर्फ मज़हब के ऊपर राजनीति हो रही है। इस राजनीति में आप क्या ऐसा लाना चाहती हैं कि जिससे सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे दीगर मज़ाहब के लोग भी आपको वोट दें? उसके लिए आपका क्या प्लान है? क्या आप खुद भी ये चाहती हैं कि मज़हब की राजनीति करें? नहीं, ये क्योंकि हम आपको देखते हैं कि आप जो है हमारी पार्टी की बुरखे में बुनियाद रहती हैं। है MEP जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी पार्टी हर इंसान को इंसाफ दिलाएगी। मज़हब की बात हमारे घरों में होती है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो वहाँ मज़हब कॉन्स्टिट्यूशन होता है और पूरे देश के हिंदू और मुसलमान को इंसाफ होगी। इसीलिए हमारे पार्टी में टिकट मुस्लिम को भी है और हिंदू को भी है और क्रिश्चियन को भी है। हाँ, कम्युनिटी जहाँ पर जैसी कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी का रिस्पेक्ट करना हमारे ऊपर जो है लाजिम होता है। मगर मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को फॉलो करती हूँ पूरी के पूरी, मगर मैं सारे देश के लोगों से मोहब्बत करती हूँ और सारे देश के लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना चाहूँगी और जहाँ ना इंसाफी होगी वहाँ पर खड़ी होना चाहूँगी। ठीक है, हम आपके साथ, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी हमारी अच्छी ये है कि चलें नाजरीन के सामने एक दूसरा ऑप्शन भी आए ताकि ये सेक्युलर है, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है और हमारे लोग जो है अच्छी तरह सोच समझ के आपको जो है वोट दे। जबकि आप इस स्लोगन के साथ आई हैं कि अब की बार ओवैसी की हार, MIM की हार, अब की बार MIM की हार और नौहरा शेख के गले में हार। देखें ये कब तक के आपकी ये बात जो है लोगों तक पहुंचती है और लोग अपना क्या फ़ैसला करते हैं। नाजरीन, इसका फ़ैसला तो आप ही को करना है कि आप अपना ये कीमती वोट किसको देते हैं, किस तरह देते हैं। चाहे आप सालों साल यानी 70-75 साल पुरानी पार्टी को दें या कोई नई आई हुई पार्टी को दें, क्योंकि हकीकत यह है कि हुकूमत जो है वो चाहे आप अल्लाह कहें, चाहे आप जो है भगवान कहें, जो भी कहें, बहरहाल चलाने वाला एक है। वो हुकूमत अपनी उसी को देता है जिसके हाथ में वो अपने बंदों को सेफ पाता है या उनको आजमाता है। तो हम देखेंगे कि इस बार अल्लाह ताला का क्या फ़ैसला होता है। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय हिंद।